आज की वीडियो में हम केपी टेक्निक के बारे में बात करेंगे। केपी टेक्निक में रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आता है, जिन प्लैनेट्स का रूल है ना, जो रूल कर रहे हैं वो प्लैनेट। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन से प्लैनेट रूल करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें कि आप अपने चार्ट के बारे में कुछ बताइए, तो सबसे पहले वो क्या बताएंगे? सबसे पहले बताएंगे मेरा असेंडेंट ये है, मेरी साइन ये है, मेरा नक्षत्र ये है, ठीक है ना, स्टार ये है। तो यानी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं पर हमारी जिंदगी का काफी कुछ बेस्ड होता है। हमारी दशाएं, हमारे कुंडली के योग, सब चीजें, हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम इन्हीं चीजों से देखते हैं। हमारे लगन से प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, हमारे मून से प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, हमारे नक्षत्र के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर, हर चीजें। तो कहने का मतलब ये तीनों प्लैनेट जो इनके लॉर्ड हैं वो रूलिंग प्लैनेट्स हैं। यानी असेंडेंट लॉर्ड, मून का साइन लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड, और चौथा है सबसे ज्यादा जरूरी, डे लॉर्ड। तो ये चार प्लैनेट हमारे रूलिंग प्लैनेट होते हैं, ये हमारे बर्थ चार्ट के भी, या हम कोई प्रश्न चार्ट बनाए तो उसमें भी। अब इन्हें की हमें जरूरत कहाँ होती है? जब हम बीटीआर करते हैं तब हमें रूलिंग प्लैनेट्स की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। बीटीआर माने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। मान लीजिए अगर हम किसी के इवेंट्स देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये दशाओं के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहे हैं, तो हम ये सोचकर चलते हैं हो सकता है टाइम कुछ मिनट ऊपर नीचे हो, आगे पीछे हो, या एग्जैक्ट टाइम ना हो। तो हमें बीटीआर करना पड़ता है। तो बीटीआर के लिए हमें ये देखना होता है कि जिस समय हम बीटीआर करने बैठे उस समय का हमने ट्रांजिट चार्ट बनाया, और उस समय हमने देखा कि रूलिंग प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। यानी उस चार्ट में हमारा असेंडेंट लॉर्ड कौन बना, हमारे मून का साइन लॉर्ड कौन बना, मून का स्टार लॉर्ड कौन बना, और उस वक्त उस दिन डे क्या था तो डे लॉर्ड कौन है। उनको हम मैच करते हैं अपने, जो भी हमने बर्थ चार्ट बना रखा होता है जो हम लेकर चलते हैं वो। अगर वो उससे मैच नहीं करते हैं तो हम उस टाइम को ऊपर नीचे करके उसको मैच करते हैं, और फिर देखते हैं कि हाँ आपका एग्जैक्ट टाइम ये होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम कोई प्रश्न करते हैं जबकि जहां पर हमें रूलिंग प्लैनेट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो रूलिंग प्लैनेट्स के लिए हमें देखना होता है कि जिस भी हाउस से संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उस हाउस का जो सबलॉर्ड होगा वो सबलॉर्ड रूलिंग प्लैनेट्स में आना चाहिए। यानी जो भी चार प्लैनेट हमने डिसाइड किए कि ये चार प्लैनेट हमारे इस प्रश्न चार्ट के लिए रूलिंग प्लैनेट है, उन प्लैनेट्स में वो आना चाहिए जो भी उस हाउस का सब लॉर्ड है। क्योंकि केपी पद्धति के अंतर्गत सब लॉर्ड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हमने ये कहा। तो इससे हमें ये देखते हैं कि हाँ क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और इसी हाउस से संबंधित क्वेश्चन किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई चीटिंग वाली बात नहीं है। अब हमें देखना है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, आंसर करते हैं, तो हम केपी के अकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने चोरी के बारे में बात की थी, जो कि वैदिक के अकॉर्डिंग समझा था। आज हम केपी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारी कोई चीज खो गई, अब वो खोई है या चोरी हुई है, हमारे पास से तो चली गई, हमारा अपोजिशन जो है वो सेवंथ हाउस है, उसके पास पहुंची, उसी के हाथ में है, हमें मिल सकती है नहीं मिल सकती है, ये हम केपी के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा प्राइम हाउस कौन सा है, यानी किस हाउस से संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमारा पैसा खोया है, और या गोल्ड खोया, या कोई भी ऐसी कीमती चीज खोई है जिसे हम सेकंड हाउस से कंसिडर करते हैं, तो सेकंड हाउस हमारा प्राइम हाउस हो जाएगा। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स खोए हैं, कोई प्रॉपर्टी के पेपर हैं, कोई आईडी वगैरह है हमारी, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं हमारे, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो थर्ड हाउस प्राइम हाउस हो जाएगा। अगर व्हीकल है, प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो फोर्थ हाउस हो जाएगा। और कोई वो पैसा, जैसे अभी हमने पैसे की बात की थी तो हमने सेकंड हाउस कहा था, सेकंड हाउस में वो पैसा आता है जो हमारी नॉलेज के बिना हमसे खो गया, यानी हमने खो दिया है, किसी ने चुरा लिया है जिसके बारे में हमें पता नहीं चला, तो वो हम सेकंड हाउस से लेते हैं। सिक्स हाउस से हम वो पैसा लेते हैं, आप जानते होंगे सिक्स हाउस से हम लोन भी देखते हैं। यानी अगर हमने किसी को लोन के तौर पर पैसा दिया और वो पैसा हमें वापस नहीं मिल रहा है, यानी हमारी चीज किसी दूसरे के पास चली गई है और वहां से हमें नहीं मिल रही है, तो हम ये कैसे देखेंगे कि वो चीज हमें वापस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? तो इसे देखने के लिए हम जो भी प्रश्न चार्ट बनाएंगे उसमें हम देखेंगे जो भी हमारा प्राइम हाउस है उसका सबलॉट। ये केपी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर जगह इसी तरीके से अप्लाई किया जाता है। आप किसी भी हाउस के रिजल्ट देखें, चाहे बर्थ चार्ट से देखें चाहे प्रश्न चार्ट से देखें, आप देखेंगे उस हाउस के कस्पल सबलॉर्ड के द्वारा, सॉरी कस्पल सबलॉर्ड के स्टार लॉर्ड के द्वारा कौन कौन से हाउस सिग्निफाई किए जा रहे हैं। अब सिग्निफिकेशन कैसे किया जाता है, हम कैसे देखेंगे कि किन हाउसेस को वो सिग्निफाई कर रहा है? कोई भी प्लेनेट, ये देखा जाता है वो प्लेनेट जिसके स्टार में होता है,
मतलब उसका स्टार लॉर्ड किस हाउस में प्लेस है, सबसे स्ट्रांगली वो उस हाउस को सिग्निफाई करता है। सेकंड नंबर पे वो खुद जहां प्लेस्ड है उसको सिग्निफाई करता है। थर्ड नंबर पे उसके स्टार लॉर्ड के साइन जिन हाउसेस में आए होते हैं। और फोर्थ नंबर पे उसके खुद के साइन जिन हाउसेस में आए होते हैं। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेशन को देखते हैं कि सबसे स्ट्रांगली वो किन हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो हमने कहा कि जिस भी हाउस की हमने बात की है, उस हाउस का सब लॉर्ड अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। अगर वो सिग्निफाई कर रहा है फिफ्थ हाउस को, एट्थ हाउस को या ट्वेल्थ हाउस को, तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो भी चीज हमारी खोई है वो हमें वापस नहीं मिलेगी। क्यों इन हाउसेस के लिए हमने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि एट्थ हाउस, हम जानते हैं अगर हम सेवंथ हाउस को अपोजिशन मानते हैं, जो भी हमारे अपोजिशन में यानी जिसने भी हमारी चीज ली है वो हमारा सेवंथ हाउस है। तो एट्थ हाउस उसका बैंक बैलेंस है, उसका बैंक है, उसका पैसा है जहां पर। तो हमने ये कहा कि अगर वो एट्थ हाउस को सिग्निफाई करता है तो हमें मानकर चलते कि हमारी चीज उसके बैंक में पहुंच गई। अगर हम ट्वेल्थ हाउस की बात करते हैं तो ट्वेल्थ हाउस हमारे लिए व्यय स्थान है, हमारा नुकसान है। और उस व्यक्ति का वो सिक्स हाउस है। सिक्स हाउस रिकवरी होता है। हम जानते हैं कि सेवंथ हाउस से हम अपोजिशन लेते हैं और अपोजिशन का नुकसान सिक्स हाउस होता है। यानी अपोजिशन का नुकसान तो फिर हमारा फायदा। तो इसी तरीके से उसके लिए जो सिक्स हाउस है यानी उसके लिए रिकवरी है। हमारे लिए सिक्स हाउस हमारी रिकवरी, और ट्वेल्थ हाउस उस अपोजिशन वाले के लिए रिकवरी। तो अगर ट्वेल्थ हाउस को सिग्निफाई करता है तो हम कहते हैं पैसा उसके पास पहुंच गया। और अगर हम फिफ्थ हाउस की बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि सिक्स हाउस रिकवरी का हाउस होता है, हमारा सिक्स हाउस हमारे लिए रिकवरी होगा तो फिफ्थ हाउस उसको नेगेट करेगा, उसके लिए नेगेशन हाउस हो जाएगा। तो हमने कहा अगर जिस भी हाउस से हमने बात की, जिस भी हाउस से रिलेटेड हमने बात की, उस हाउस का सब लॉर्ड अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 5 8 12 दिखाता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि चीज हमें वापस नहीं मिलेगी। यहीं पर अगर वो 6 11 दिखाता है यानी रिकवरी हो जाएगी, 11 इच्छा पूर्ति हो जाएगी। 6 11 और वो जिस भी हाउस की बात हो रही है, अगर सेकंड की हो रही है तो सेकंड, थर्ड की हो रही है तो थर्ड, फोर्थ की हो रही है तो फोर्थ, इन हाउसेस को वो दिखाता है तो हम ये मानकर चलेंगे कि हाँ रिकवरी हो जाएगी। अगर इनके साथ में वो सेवंथ हाउस भी दिखाता है, 7 नंबर भी दिखाता है, तो हम मानकर चलेंगे चीज चोरी हुई है। ये श्योर हो जाएगा कि चीज चोरी हुई है। एक कंडीशन में कि हो सकता है चोरी हुई है, हो सकता है चोरी नहीं हुई है। अगर 7 नंबर नहीं होगा तो ये मानकर चल सकते हैं कि शायद चोरी नहीं हुई है, हमसे ही कहीं खोई है। मतलब किसी को मिली है तो उनको मिली है, उन्होंने इंटेंशनली उसको नहीं उठाया है या लिया है। तो इस तरीके से अगर 7 नंबर भी आता है और हम ये मानकर चलते हैं कि चोरी हुई है, तो हम सेवंथ कैस्पल सब लॉर्ड के थ्रू भी इसी तरीके से देखेंगे कि सेवंथ कैस्पल सब लॉर्ड अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू क्या 5 8 12 देता है। अगर देता है तो चीज हमें नहीं मिलेगी, और अगर 2 6 11 देता है तो चीज हमें मिल जाएगी। एक बार लास्ट हम और देख लेंगे इलेवंथ हाउस से भी, क्योंकि इलेवंथ हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो इलेवंथ कैस्पल सब लॉर्ड के अकॉर्डिंग भी हम इस चीज को थोड़ा चेक कर लेंगे कि वहां से क्या इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं। अगर सब जगह हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलते हैं तो हम ये मान कर चलते हैं कि चीज हमें जरूर मिल जाएगी। अब ऐसे में मान लीजिए कि कहीं दोनों तरह के हाउसेस आ रहे हैं, जो हमने पॉजिटिव बोले वो भी आ रहे हैं, जो नेगेटिव बोले वो भी आ रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि किन हाउसेस को वो स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि जिन हाउसेस को वो स्ट्रांगली सिग्निफाई करेगा उन्हीं हाउसेस के रिजल्ट हमें ज्यादा ताकत के साथ मिल पाएंगे, पावर के साथ मिल पाएंगे। तो हम उनको मानकर चलेंगे। और मान लीजिए दो हाउस पॉजिटिव है, एक हाउस नेगेटिव है, तीन हाउस पॉजिटिव है, दो हाउस नेगेटिव है। तो इस आधार पर भी हम ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाउस कितने ज्यादा हैं और कितने स्ट्रांग हैं, और नेगेटिव हाउस कितने ज्यादा हैं और कितने वीक या स्ट्रांग है। तो उसके आधार पर हम इसको समझते हैं और हम ये देख सकते हैं कि जो भी हमारी चीज गई है वो हमें वापस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ऐसे में हमें चार्ट के अकॉर्डिंग एक ये भी देख लेते हैं कि अगर सैटर्न का जो एस्पेक्ट है या कंजक्शन है वो मून के साथ होता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि अगर चीज हमें मिलने के चांस भी लग रहे हैं तो उसमें डिले होगा। मतलब वो चीज हमें बहुत इजीली या बहुत टाइमली नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे और मिलने में टाइम लगेगा। इसी तरीके से अगर हम एक बार और चेक करना चाहते हैं, जैसे हमने उसमें कहा था कि हम टाइम देखेंगे 45 से 55 के बीच का टाइम होगा तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव इंडिकेशन मानेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ इंडिकेशन इस तरीके से माने जाते हैं। आप चार्ट देखने से पहले उनको एक बार चेक कर सकते हैं कि वो चार्ट क्या पॉजिटिव इंडिकेशन देने वाला है या नेगेटिव इंडिकेशन देने वाला है। तो उसमें हम किसी सामने वाले व्यक्ति से 249 के बीच के
कोई नंबर मांगते हैं। वो नंबर हम चार्ट बनाने के लिए भी मांगते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारा आंसर जो है पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव उसमें चल रहा है, वो देखने के लिए हम 249 के बीच का नंबर लेंगे और उसको 12 से डिवाइड करेंगे। अगर 12 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 8 बचता है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि चीज आपको नहीं मिलेगी, यानी आपका जो आंसर है वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। इसी तरीके से अगर 11 बचता है तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है, आप चेक कर सकते हैं ऐसे ही। और हो सकता है यहीं से शुरुआत हो। तो इस तरीके से हमें केपी के अकॉर्डिंग चीजें देखनी होती हैं।